जी, मेरा नाम आमिर है। मैं अखनूर जम्मू से हूँ। मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से है जिन्होंने जम्मू जेनोसाइड को फ़ेस किया है और आज मैं आपके सामने अपनी परनानी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जी, मेरी परनानी का नाम सुरैया बेबी था और उनकी उम्र उस वक़्त जब जम्मू में क़त्ल-आम हो रहा था, उस वक़्त लगभग 22 से 23 साल की उम्र थी और वो उस वक़्त उनकी फ़ैमिली में वो अकेली सर्वाइवर थीं, एक अपनी दोस्त के साथ और एक उनकी सिस्टर भी उनके साथ सर्वाइव कर सकी थी। आप तकरीबन 22-23 साल की उम्र बता रहे हैं अपनी परनानी की। तो क्योंकि उस ज़माने में बहुत जल्दी शादियाँ हो जाती थी, तो वो जब जम्मू जेनोसाइड हुआ, तो वो शादीशुदा थीं, गैर शादीशुदा थीं या उनके कोई बच्चे थे या नहीं थे? जी, जी। वो तब शादीशुदा थीं और उनका एक बेटा भी था। बेटी की उम्र लगभग 2 साल थी, वो 2 साल का बच्चा था और वो 2 साल का बच्चा भी उस कत्लेआम में शहीद हो गया था। ये कहानी मुझे मेरी नानी सुनाया करते थे। अक्सर उन्होंने बहुत सारे टाइम जब मैं छोटा था तब से उन्होंने मुझे सुनाना शुरू किया था। क्योंकि हमारी जो फैमिली थी और जो हमारा गाँव था, वो पूरा इस जम्मू जेनोसाइड से इफ़ेक्टेड था और जो भी यहाँ पे घर थे, उनमें सब फैमिलीज़ ने जम्मू जेनोसाइड को फ़ेस किया था। तो इसी वजह से मेरी नानी अक्सर मुझे उनकी मदर जो थी मेरी परनानी उनकी कहानी सुनाया करती थी। तो फिर मैंने वो कहानी सुन रखी थी। तो उस वक़्त मेरी नानी बताती थी कि जो जम्मू जेनोसाइड था वो हमारे लिए मीन्स हमारे ऊपर एक किस्म की क़यामत टूट गई थी। तो उसमें जो नानी बताती हैं कि उनकी फैमिली जो थी वो पूरी इफ़ेक्टेड थी। तो जो घर के मर्द हज़रात थे, वो तो दिन को कहीं छिप जाते थे और औरतें जो थीं वो एक जगह इकट्ठी रहकर वो भी कहीं छिपने की तैयारियाँ करती थीं। लेकिन बदकिस्मती से एक दिन जो नानी घर पे खाना बनाने की वजह से घर पे थीं। तो भी वो जत्थाज़ वग़ैरह जो जो कत्लेआम करते थे दिन में उस टाइम पे, तो उन्होंने उस गाँव में आए वो कत्लेआम करने के लिए। तो बेसिकली वो कत्लेआम करने का उनका था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पे लोग हैं, हम उनको यहाँ से पाकिस्तान पहुँचाएँगे क्योंकि सब मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना है और हम यहाँ पे सिर्फ़ हिंदू रहेंगे और ये जो नारे भी बुलंद किए। तो उस वक़्त मेरी नानी जो घर पे अकेली थी और उनका एक छोटा-सा 2 साला बच्चा था, तो वो उनके साथ थीं। तो जब सब मोहल्ले की और जो भी लोग थे, वो भी वो सब लोग इकट्ठा करके उनसे कहा गया कि आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तो वो लोग जब सब जा रहे थे तो मेरी नानी ने भी यही डिसाइड किया कि हम भी अपनी जान बचाने के लिए, अपने बेटे की जान बचाने के लिए हम भी पाकिस्तान चले जाएँगे। जो भी उनका घर था, जो भी उनकी ज़मीन वग़ैरह थी, उन्होंने छोड़कर यही डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान चले जाएँगी। लेकिन यहाँ से हमारे गाँव से और नानी के घर से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर दरियाए चनाब के किनारे पे जब उनको ले जाया गया, तो उनसे कहा कि वो दूसरी ओर पाकिस्तान है और आपको वहाँ जाना है। लेकिन मेरी जो परनानी थीं वो भी क्योंकि उस कारवां के हिस्सा थीं और उस वक़्त मेरी नानी बताती हैं मुझे कि उस वक़्त परनानी के हमरा लगभग 500 से 600 लोग थे और उस वक़्त उन्होंने दरियाए चनाब पे एक मीन्स कतारें बनाई थी और कहा था कि आपको ये पाकिस्तान भेजा जाएगा। लेकिन वहाँ पे फिर तलवारें लेकर लोग पहुँचे
और कत्लेआम शुरू कर दिया। ये परनानी बताती हैं मेरी नानी को कि ये उन्हें आइडिया था कि वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है, लेकिन उन्होंने ये सच मान लिया था कि शायद हम पाकिस्तान चले जाएँ और हम बच जाएँ। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर भी कत्लेआम शुरू हो गया। तो जब वो कत्लेआम शुरू हुआ, तो मेरी नानी भी वहीं पे थीं और जब वो लाइन में एक कतार में वो सब लोगों को खड़ा करके कत्ल कर रहे थे, तो उस वक़्त मेरी नानी की जो भी स्टोरी थी, वो उन्होंने अपनी मीन्स बेटी मेरी नानी को बताई थी परनानी ने, तो वो नानी ने मुझे वो स्टोरी बताई है। The Muslims of Jammu were already aware about the massacre that was taking place in other parts of Jammu. The most evident pattern that emerges in Jammu genocide is that the Muslims of Jammu were promised a safe route and transportation to Pakistan by the Dogra administration. The survivors were loaded onto lorries and buses where caravans were stopped at designated places, and fully equipped jathas comprising of Dogra troops, RSS and Akali Dal massacred them mercilessly. Jathas worked as an organized force and were divided into different sections and were usually headed by a Dogra officer. जो परनानी हैं, वो बताती हैं कि जब वो कत्लेआम हो रहा था, तो जो उनका छोटा-सा बच्चा उनके साथ था, उनकी उम्र लगभग 2 से 3 साल थी, तो उन्होंने कहा कि अम्मी मुझे बचा लें, मैं मरना नहीं चाहता। तो नानी मीन्स नानी ने भी उन्हें यही कहा कि हाँ, मैं आपको बचा लूँगी, आप फ़िक्र मत करें। तो वो जब मेरी पनानी बताती हैं कि उस वक़्त वो कतार में मीन्स आधे पे खड़ी थी, मीन्स उनका 50वाँ या ऐसा नंबर था। तो जब वो कत्ल करते हुए आ रहे थे, तो वो तलवारों से कत्ल कर रहे थे। तो वो जब उन्होंने मीन्स फर्स्ट अटैक किया, वो नानी के सर पे किया था। तो जब उनको लगा कि ये मीन्स शहीद मीन्स इनको मार दिया है, तो उस उन्होंने दूसरा अटैक बच्चे पे किया, तो नानी ने अपना हाथ आगे कर लिया और वो हाथ पे तलवार लगी और वो उनका आधा हाथ कट गया और वो उनको लगा कि हमने बच्चे को भी मार दिया, वो आगे निकल गए, लेकिन असल में वो जो बच्चा बच चुका था। तो उसके बाद मेरी जो प्रनानी थी वो ज़मीन पे गिर गईं, तो उनके मीन्स सर में उन्होंने तलवार से वार किया था, तो वहाँ पे भी उनको ख़ासा ज़ख्म आया था। तो जब वो चले गए सब मीन्स 500-600 लोग को कत्ल करके, ये मीन्स जम्मू अखनूर चनाब दरिया चनाब के पास ये सब हो रहा था। तो उसमें मेरी नानी बताती हैं कि उसमें बहुत सारे लोगों ने और हमने ये देखा था कि उस वक़्त दरिया चनाब जो था, वो खून का दरिया बह रहा था। और वो जब नानी जब वो कत्लेआम करने वाले लोग उनके जाने के बाद नानी को किसी तरह होश आया या 2-3 घंटे के बाद, तो वो बच्चा रो रहा था। तो उनको लगा कि मैं ज़िंदा हूँ, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर मैं यहाँ से कहीं वापस जाती हूँ, तो ये लोग मुझे मार देंगे या फिर मेरे बच्चे को कहीं क्या कर लेंगे या मेरे साथ बेहुरमती करेंगे, क्योंकि नानी ने जो मेरे प्रनानी थे उन्होंने सुन रखा था कि ये बेहुरमती करते हैं, ये अबडक्शन से ये होती हैं। तो इस वजह से उन्होंने उस वक्त अपने बच्चे के साथ दरियाए चनाब में छलांग दे दी और खुदकशी करने का सोच लिया। लेकिन बदकिस्मती से उनकी जो हाथ में बच्चा था, जब वो उन्होंने दरिया चनाब में छलांग दी, तो वो बच्चा उनसे बिछड़ गया और वो डूब कर शहीद हो गया। तो जो मेरी नानी थी, वो 4 से 5 किलोमीटर दूर बल्ले बाग जाकर वहाँ पर वो एक मीन्स दरिया के किनारे पर जाकर लगी। Most stories of the survivors of Jammu genocide stories are similar to Suraya Bibi. They were attacked with swords and other weapons and left for dead, but miraculously some survived. To really understand the scale of killings, it is very important to mention for the listeners that whenever a Jammu genocide survivor narrates a story, they always mention the color of the nearby water body turning red. तो जब वो वहाँ पे एक
कोई आया तो नानी खौफ़ज़दा हो गई कि अब मुझे दोबारा मारने वाले आ गए, और वो हिंदू ही था। जब वो एक आया तो उन्होंने कहा कि आप कौन हो? तो नानी ने बताया कि मैं मीन्स मेरा नाम सुरैया है और मैं दनू की रहने वाली हूँ। तो अब मैं इस तरह से हमें कत्ल किया गया। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलें। तो नानी ने कहा नहीं, नहीं, मुझे आप मरने दें, मीन्स मैं मरना चाहती हूँ, मेरा एक बच्चा था, वो भी मर गया, अब मैं ज़िंदा रहना नहीं चाहती हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं भी मर जाऊँ, क्योंकि नानी को ये था कि क्या मालूम हमें कहीं किसी घर में जाकर ज़िंदा जलाकर मार ना दें। तो इस वजह से भी नानी ने यही डिसाइड किया कि वो दोबारा छलांग दे दे देंगी। उन्होंने 1-2 मर्तबा कोशिश भी की, लेकिन वो ज़ख्मी थे, इस वजह से वो कामयाब ना हो सके, और वो जो भी था उसने उनको बचा लिया। और वो इसी तरह उनको घर लेकर गए। तो जब घर पे गए तो उनके घर वालों ने, जो उनकी बीवी थी, उन्होंने कहा कि ये मीन्स मुसलमान जो थे, सुल्ले जिन्हें यहाँ पे कहा जाता है अक्सर, तो कहते ये सुल्ले हमारे घर पे क्यों लाए, और ये क्यों लाए, इनको कत्ल कर दो, इनको ये कर दो, उनको वो कर दो। लेकिन उसने कहा नहीं, कि ऐसा नहीं करना है मुझे। तो फिर उन्होंने मेरी नानी को वहाँ से निकाला और एक जंगल में लेकर कहीं जहाँ पर बकरियाँ वग़ैरह बाँधते हैं, उस घर में जाकर रखा। तो उसमें उन्होंने ये कहा, वो जो भी था उनको मरहम पट्टी, वो जिस तरह से कपड़े जलाकर उस वक़्त, जो मेरी नानी बताती थी मुझे कि उस वक़्त उन्होंने वो कपड़े वग़ैरह जलाकर उनका हाथ जो था वो मीन्स अलग हो गया था उनसे, वो जोड़ा। तो उसके बाद 3 से 4 महीने जो था मेरी नानी को उस मीन्स जंगल में रखा और छिपा कर रखा। उस 4 महीने के बाद जब थोड़े से हालात ठीक हुए, तो उसने डिसाइड करा कि मैं इसको वापस वहीं पे छोड़ दूँगा जहाँ से ये आई है। तो जब वो आने लगी तो फिर भी मेरी नानी को इतना खतरा था, क्योंकि मीन्स इतना डर था उनके दिमाग में कि किस तरह मैं यहाँ से बची हूँ अकेली, तो ये मुझे भी मार देंगे। उन्होंने दरिया चनाब पे आया तो दोबारा एक मर्तबा फिर से खुदकशी करने का सोचा कि शायद मैं इस वक़्त दोबारा डूब जाऊँ और जो मैं ये ज़िंदा जलाने या किसी के अबडक्शन से या ये इस वज़ह से मैं बच जाऊँ। लेकिन उसने कहा कि आपको सेफ़ली पहुँचा दिया जाएगा, जिन्होंने बचाया था मेरी नानी को। तो जब नानी अपने वापस गाँव आए, तो उन्होंने देखा कि जो उनके घर थे वो जला दिए गए थे। उनकी जो ज़मीनें थीं, वो वहाँ पर और लोग आ गए थे, और फिर वहाँ से उन्होंने एक ज़मीन का टुकड़ा जो था बचा हुआ, एक वहाँ अपना दोबारा से अपने एक दोस्त के साथ अपना रहना-सहना स्टार्ट किया। Just like Surya Bibi, thousands of Muslim women jumped into the fast flowing waters of Chenab in order to escape abduction and rape. Most of the women were not fortunate enough like Surya Bibi, and they drowned in the river without any funeral prayers or last rites. The anti-Muslim atmosphere that was created by RSS Akali Dal and other right-wing organizations at the behest of the Dogra administration was such that even a non-Muslim rescuer couldn't take the risk to give shelter to a Muslim woman. गाँव के जो मर्द हज़रात थे, घरानों में जो मर्द हज़रात थे, वो घर पे नहीं होते थे और सिर्फ़ ख़वातीन होती थीं। तो वो कहाँ छुपे हुए थे, किस वजह से छुपे हुए थे? और जब वो पाकिस्तान उनको पहुँचाने का उनको जब कहा गया, तो और आपने कहा कि तकरीबन 500-600 लोगों का काफ़िला था, तो क्या उस दौरान आपके परनाना भी उस काफ़िले का हिस्सा थे या वो उससे पहले ही हाइडिंग में थे, मिसिंग थे? क्या उनकी कहानी है? जी। मैंने ये बताया कि क्योंकि जो मेरी नानी ने फेस किया था, तब तक कत्लेआम शुरू हो चुका था। ये हमारे गाँव तक भी आवाज़ पहुँच चुकी थी। लेकिन मेरी जो नानी मुझे बताती थीं कि ये कत्लेआम मीन्स पहले से स्टार्ट हो चुका था। वो रियासी
और उधमपुर इन जगहों में हो चुका था और फिर वो जम्मू में भी होने लगा था कई जगहों पे। तो वो होता ये था कि एक-एक गाँव पे वो जत्थास आते थे और जहाँ पे भी उनको मुस्लिम जो भी थे मर्द दिखते थे, तो वो उनका कत्ल करते थे। इसी वजह से जो मेरे परनाना थे और जो भी उनके भाई वगैरह थे, तो उन्होंने ये था एक जंगल में एक मीन्स जंगल के अंदर ही एक उन्होंने घर बनाया था और वो उन छिपने की जगह थी। और वो कहीं रात को आया करते थे घर पे कुछ खाना वगैरह कहीं लेने किसी तरह से वो ट्राई करते थे कि हमें कुछ खाने को मिल जाए, तो वो वो तभी आया करते थे। और वो अक्सर वो छिपे रहते थे वो मीन्स जंगलों में और इसी वजह से और आपने ये कहा कि उस काफ़िले में थे, वो नहीं थे। एक्चुअली उन्हें आइडिया ही नहीं था कि इस तरह से जो मेरी पनानी हैं उनको वो लेकर गए हैं। जब जो मेरी पनानी है वो बताती हैं कि जब मेरे पनाना को पता चला कि इस तरह से वो हो गए, तो फिर उनको लगा कि वो या तो उनको मीन्स ज़िंदा जलाकर शहीद मीन्स मार दिया है, या तो उनको कत्ल करके मार दिया है क्योंकि उन्होंने सुना कि इतने कत्ल हुए। तो या उन्होंने सोचा कि जो मेरी परनानी है वो पाकिस्तान चली गई हैं। तो फिर मेरे जो पनाना थे उन्होंने मेरी जो पनानी थी उनको बहुत ढूँढा, तो उन मगर वो जो 3-4 महीने का गैप था, वो तब तक नहीं मिल सके और जो मेरे पनाना थे वहाँ से निकल कर दूसरी रियासी के करीब एक गाँव है वहाँ टांडा वहाँ चले गए थे। जी। तो आमिर आप क्योंकि बता रहे थे कि ये कत्ले-आम उससे पहले ही शुरू हो चुका था और आपके परनाना और बाकी जो मर्द थे वो सब ऑलरेडी हाइडिंग में जा चुके थे। लेकिन ये कत्ले-आम शुरू कहाँ से हुआ था? कौन लोग कत्ले-आम कर रहे थे? जी, जो मेरी नानी और जो घर में मेरे फैमिली वालों ने बताया है, जो मेरे अब्बू भी अक्सर बताते हैं और बहुत सारे लोग बताते हैं और हमारे गाँव के लोग भी बताते हैं कि मीन्स ये जब कत्लेआम शुरू हुआ था तो ये पहले कहते हैं रियासी से शुरू हुआ था। कुछ कहते हैं कि ये उधमपुर में भी शुरू हो चुका था और ये बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पे ये पहले था। और जो जो सेंट्रल फेज़ था, जो सेंट्रल मीन्स मिडल फेज़ में ये तब जाकर हमारे जो इधर अखनूर में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका असर हुआ था और यहाँ पे अटैक करना शुरू हुआ था। उसमें जो मेरे पनाना हैं, वो बताते हैं कि उसमें ये अक्सर होता था कि जो गाँव के लोग थे, उनके पास इतने हथियार नहीं थे। उनको लोग कहते हैं कि लोग बाहर से आते थे, वो गाड़ियाँ आती वो लॉरीज़ उस वक़्त हुआ करती थी। उसका मालूम नहीं कि वो कौन लोग थे, वो शहर से आया करते थे और वो उनको हथियार देकर चले जाते थे। तो वो मीन्स हम जो हम मुझे बताया गया है, जो मुझे कहानियों में नानी ने बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ है, तो उसमें बताते हैं कि मीन्स ये बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था और इसका जो मेरी प्रनानी को इल्म था, वो था कि वो रियासी ग्राउंड से शुरू हुआ था। रियासी ग्राउंड में सबसे पहले मुसलमानों और जो भी दूसरे मज़हब के लोग थे वो इकट्ठा हुए। तो उस इकट्ठे होने पे उन्होंने ये एक एग्रीमेंट किया कि जो पाकिस्तान बन रहा है ये मुसलमानों के लिए बन रहा है और जो ये जम्मू है ये हिंदुओं के लिए रहेगा, यहाँ पे हिंदू रहेंगे। तो उसमें जो मुसलमान थे उन्होंने भी ये कहा कि हाँ, ऐसा है कि ऐसा नहीं होगा, हम अपनी जगहें छोड़कर नहीं जाएँगे, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो तब ये था कि मुसलमानों के पास भी कहीं न कहीं जो प्रिविलेज्ड मुस्लिम्स थे, उनके पास ये था कि कुछ हथियार वग़ैरह थे जो अपने घर पे अक्सर लोग रखते हैं। लेकिन उस वक़्त वहाँ के लोगों ने लोकल्स ने ये कहा और वो जत्थाज़ वग़ैरह में जो भी थे, जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम कसम उठाते हैं कि हम आपको नहीं मारेंगे, आप भी कसम उठाओ।
कि आप हमें नहीं मारोगे, यहाँ पे हम कोई खून-खराबा नहीं होगा। तो तब यहाँ के जो भी यहाँ के लोग थे, जो रियासी के लोग थे, जहाँ की मुझे नानी मेरी बताया करती थी कि ये पहला वहाँ पे हुआ कत्लेआम रियासी ग्राउंड पे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम भी एक जगह पे हथियार रख देते हैं और आप भी एक जगह पे एक हथियार रखते हैं और उस कमरे को बंद कर दें, सो दैट कोई इसमें किसी किस्म का कोई कत्लेआम ना हो या किसी का खून ना बहे। तो इस पे दोनों जब दोनों जो मज़हब थे वो राज़ी हो गए। उसके बाद जो यहाँ के लोकल्स हैं, हिंदूज़ थे, और तो उन्होंने जो भी कमरा था जहाँ पे वो मीन्स वो हथियार वग़ैरह रखे थे, तो कम्युनल ग्रुप्स थे, तो उन्होंने ये वो हथियार निकाल कर मुसलमानों पे, जो भी वहाँ पे मुसलमान इकट्ठे हुए थे रियासी ग्राउंड में, उन पर अटैक कर दिया। और उस वक़्त कहते हैं कि लगभग 900 से ज़्यादा मुसलमानों को वहाँ पे मारा था। जी, तो आपने बताया कि आपकी नानी तकरीबन 4 महीने वो हाइडिंग में रहीं एंड आपने एक और ये भी उनकी चीज़ बताई कि जब वो वापस लाई जा रही थीं अपने उसमें, तो वो उन्होंने दोबारा खुदकुशी की कोशिश की, बट इवेंचुअली वो वापस अपने गाँव में पहुँच गईं। तो आपको कोई ये रिकलेक्शन है कि आपके परनाना और परनानी दोबारा मिले फिर किस तरह से? जी हाँ, उस पे मेरी प्रनानी थीं जो बताती थीं कि जो भी मीन्स यहाँ पे सर्वाइवर बच चुके थे, क्योंकि यहाँ के जो मुसलमान थे वो ज़्यादा जो आबादी थी वो कत्ल हो चुकी थी, और जो मीन्स बच चुके थे वो किसी तरह पाकिस्तान चले गए, और यहाँ पे जो आबादी थी वो बिल्कुल ही कम थी। और उसमें जब सबको पता चला, जब माहौल यहाँ पे ठीक हुआ, यहाँ के हालात जब ठीक हुए, तो तब जो भी यहाँ के ये लोग थे, यहाँ हर गाँव के लोग थे, वो अक्सर एक-दूसरे के गाँव में जाकर पूछते थे कि कोई अगर उनको मुसलमान दिख जाता था, फिर वो पूछते थे कि कौन बचा, कौन पाकिस्तान चले गया, हमारे घरवालों का पता है क्या? हमारे घरवाले कैसे बचे, कैसे शहीद हुए, मीन्स कैसे मारे गए? तो फिर उसमें बहुत सारे जैसे क्लू मिल जाते थे कि उस घर के मेंबर्स वहाँ मारे गए, उस घर के मेंबर वहाँ पे हैं, या उस घर के मेंबर पाकिस्तान चले गए। इसी तरह जब मेरे नाना को भी इल्म हुआ, तो फिर वो नाना वहाँ से वो जो टांडा गाँव था, वहाँ से दनू आए वापस, और फिर ऐसे वो नानी से मिल सके। जी। तो अब जब दोबारा उनकी मुलाकात हुई, तो तब तक क्या हालात इतने बेहतर हो चुके थे कि वो सुकून से दोबारा अपनी ज़िंदगी को जारी वहाँ से आगे उन्होंने रखा, या फिर मज़ीद भी कोई मुश्किलात पेश आईं के बाद भी? उनको मज़ीद कोई कम्युनल राइट्स वग़ैरह का सामना करना पड़ा? जी, जी, हाँ, उसमें वो बताते हैं, नानी बताते हैं कि उसमें उसके बाद भी उनको एक डर था कि पता नहीं कब तक वो, और उन्होंने तकरीबन 7 से 8 साल उन्होंने इसी तरह एक कच्चा मीन्स मकान बनाकर रखा हुआ था, और उसमें भी तकरीबन वो कहते हैं, जो मेरे परनाना ने बताया है कि उन पे तकरीबन 2 से 3 मर्तबा उन पे दोबारा भी इसी तरह से अटैक हुआ, लेकिन फिर वो बच गए थे। और फिर ये हुआ था कि जो भी आबादी बची हुई थी, तो वो हमारे गाँव जो था, हमारा गाँव था, वो सब लोग वहाँ पे आना शुरू हुए। तो इस तरह से हम जो भी थोड़े बहुत जो भी सर्वाइवर थे, वो बचे थे। तो जो मेरे परनाना थे, और इनका एक उनका दोस्त था, वही जो गाँव था हमारा, तो उसमें 2 सर्वाइवर थे। तो वो उनके साथ-साथ जो भी उनको मिलता गया, तो उसके बाद क्योंकि वो जो जहाँ पे रहते थे, वो ज़मीनें वग़ैरह, वो घर वग़ैरह तो जो भी मुसलमानों के थे, वो जला दिए गए थे। लेकिन जो ज़मीनें थीं, वो उनसे ले ली गई थीं, वो उन पे कहीं कोई और लोग काबिज़ हो चुके थे। तो उसके बाद ये हुआ कि
समझो जो हमारा गाँव था उस पे लोगों ने घर वगैरह जलाए थे, लेकिन वहाँ पे था कोई नहीं, और जो भी मुसलमान बचे थे फिर वो सब उसी गाँव में आकर रहने लगे। तो इस तरह फिर वो थोड़ा-सा लेकिन माहौल बहुत टेंस मीन्स वो ये खौफ़ज़दा रहते थे अक्सर कि क्या मालूम कि कब वहाँ पर कब लोग ये आ जाएँगे, कब हमें ज़िंदा जला दिए जाएँगे। और यहाँ हमारे ही गाँव में एक बुज़ुर्ग हैं, वो आज भी हैं, तो वो भी उसमें एक सर्वाइवर थे। तो वो 6 साल पाकिस्तान उस तरफ चले गए थे वो किसी तरह सर्वाइव करके। तो उसके बाद वो आए और फिर उनकी मुलाकात जो मेरे परनाना से भी हुई और वो परनानी से भी हुई। उसमें वो बताते हैं कि जो ज़्यादातर मीन्स लोग थे, वो वहाँ पे मार दिए गए थे दरिया चनाब पे, और कुछ लोग ही जो थे वो पाकिस्तान चले गए। और जो यहाँ पे बचे थे उनको कोई आइडिया नहीं था कि और उनको ये कोई भी ऐसा दिमाग में नहीं था कि यहाँ भी लोग बच सकेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मेरे परनाना और उनके जो एक दोस्त थे, तो मेरी परनानी थी, तो कुछ लोग जो थे वो बचे थे इस मीन्स कत्लेआम में। इस दौरान में बहुत सारे अफ़राद जो हैं उस दौरान में भी और उसके बाद भी हिजरत करके पाकिस्तान आते रहे। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी परनानी को वो एक पहली बार जब उन्होंने हिजरत की कोशिश की अपने बेटे के साथ, तो उसका एक बहुत बड़ा ट्रॉमा भी था। लेकिन अपने शौहर से मिलने के बाद क्या उन्होंने दोबारा कभी कोशिश की कि वो लोग हिजरत करें, या हालात ऐसे थे कि वो कर कर नहीं पा रहे थे? इस बारे में कुछ अगर आप बताएँ? जी, जी, उसमें क्योंकि जो बहुत सारी जब वो कुछ लोग वापस पाकिस्तान से यहाँ आए, सियालकोट से वापस यहाँ आए, यहाँ के जो कि 4-5 साल बाद लोग यहाँ पे देखने आए कि ये कैसा है, क्या सब है। तो उस वक़्त मालूम हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे गए हुए हैं सियालकोट में, पाकिस्तान चले गए हैं यहाँ से लोग किसी तरह निकल कर। तो उस वक़्त जो मेरे नाना ने एक बार सबसे ये मशावरत की थी कि हम किसी तरह एक तरफ चले जाएँ। कल को ये ना हो, खुदा ना ख़ास्ता हम यहाँ पे दोबारा कोई हमें यहाँ पे आकर तो कोई हमें मीन्स कत्ल कर दे या ज़िंदा घरों में जला दे। तो कुछ इस तरह के माहौल दोबारा बन जाए तो हम ना रह सकें, इसलिए हम यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। लेकिन एक डर वो भी था क्योंकि मेरी प्रनानी बताती थी कि वो घर पे जो भी लोग रहते थे वो घर में ही रहते थे। वो जो 5 से 6 साल का वो अरसा था उसमें लोग ये था कि सब घर पे ही रहते थे, बाहर नहीं जाते थे। वो डर था कि कहीं दोबारा ना मीन्स बिछड़ जाएँ लोग अपनों से, और या फिर दोबारा कहीं ये ना हो। और मेरी जो पनानी थी वो ये भी बताती थी कि मीन्स लोग बहुत सारे लोग ये कहते थे कि अब अगर होगा मीन्स अगर हमें मरना भी होगा तो एक साथ, हमें जीना भी होगा तो एक साथ। तो एक ये भी रीज़न था कि उन्होंने दोबारा मीन्स दोबारा हिजरत या किसी और जगह पे जाने का नहीं सोचा, क्योंकि ये डर था कि कहीं अगर हम पकड़े गए तो हमें ये दोबारा हाँ, कोई ये जो कम्युनल ग्रुप्स हैं, ये हमें कत्ल ना कर दें। जी। तो ये जो आप बता रहे हैं कि बहुत लंबे अरसे तक और बेशक हालात भी ऐसे थे कि अ, वो कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, घर पे ही रहते थे, और उससे पहले का भी जब आपने वाक़या बताया कि आपकी नानी 4 महीने हाइडिंग में रहीं, तो उस दौरान भी क्योंकि ज़िंदगी को जो है आगे चलाने के लिए बहुत बेसिक हमारी नीड्स होती हैं कि खाना-पीना और ये सब चीज़ें, तो ये उनको कौन प्रोवाइड करता था? और बाद में भी जब वो इतने सालों तक एक तरह से एक किस्म की हाइडिंग में ही रहे, तो इन चीज़ों का ख़्याल फिर किसने रखा? अगर मैं मीन्स अपनी जो बताया गया मुझे उसकी बात करूँ तो उसमें ये था कि
जो भी तब पहले फिर भी उनके पास माल हुआ करता था, जो यहाँ पर भैंसें हुआ करती थी, वो दूध का कारोबार करते थे लोग, यहाँ पे अपना दूध बेचते थे, यहाँ से शहर जाते थे और यहाँ पे मीन्स अपना जो भी था फसलें वगैरह उगाते थे। लेकिन जब ये सब कत्लेआम हुआ और उसके बाद जो भी हालात बने, उसके बाद लोगों ने अपनी ज़मीनें खो दी। क्योंकि लोगों ने तो जानें भी खो दी थी, जो बचे थे उन्होंने ज़मीनें खो दी, अपने घर खो दिए और फिर वो जो खाली ज़मीनें थी वहाँ पे अब वो जो डर था उस डर के लिए को साथ लिए वो वहाँ पर रह रहे थे। तो वो जो आस-पास की जो अपने घर के आस-पास की ज़मीन होती थी वहाँ पर वो जो भी लोग जो भी अपना कोई खेती जो भी करते थे वो वहीं पे करते थे। और इवन कि मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो मेरे पनाना थे तो उसके बाद वो जो मीन्स आटा जब वो लेने जाते हैं वो तब मशीनें तो नहीं हुआ करती थी यहाँ पे, तो वहाँ जो यहाँ पे अगर मैं यहाँ कोशी की लैंग्वेज में कहूँ तो वो कराड़ कहते थे उनमें, तो उसपे जब वो आटा लेने जाते थे तो उनको ये डर रहता था कि वो जो जत्थास थे या फिर वो जो कम्युनल ग्रुप्स थे और वो नंगी तलवारें जिस तरह से भी थीं, कहीं वो हमें कत्ल ना कर दें। इसी वजह से वो लोग जो थे वो घर पे मीन्स जो भी था उसको घर पे ही बनाकर तो खाया करते थे और 4 से 5 साल के अरसा तक वो घर से बाहर आटा लेने भी नहीं गए। तो ये इस तरह का उनके दिमाग में खौफ था तो ये आज भी वो खौफ है। आज भी मेरे जो नाना हैं तो वो जब काउंटिंग करते हैं तो वो ऐसे हम अगर नॉर्मल काउंटिंग करें तो वो कहते हैं 15, 16, 17, 18, 19 तो वो 19 नहीं कहते। तो मैंने जब उनसे पूछा कि नाना ऐसा क्यों है आप 19 को वो 1 नोक कहते हैं, तो मैंने कहा ऐसा क्यों है? तो बोलने लगे बेटा ऐसा ये अल्फ़ाज़ है हमारे लिए ये अल्फ़ाज़ जो था 1947 जैसे 19 को वो 1947 से देखते हैं, ये कहते थे ये हमारे लिए क़यामत थी, ये इतना खौफ़ज़दा था कि हम इस पे बात करना भी नहीं चाहते। तो खौफ तो ज़ाहिर आज भी है उस चीज़ों का, बहुत जगहों पे आज भी वो खौफ देखने को मिलता है। बड़ी ऐसे वो नानी जो बताती हैं कि बहुत ऐसी नज़र से देखते थे कि जैसे ये लोग कहीं पता नहीं कहीं से आए हों। ये इवन कि वो जानते थे कि ये यहीं के हैं और इनकी ये सब ज़मीनें हैं, इनके ये घर हैं। लेकिन फिर भी लोगों ने इतनी नज़रें बदला चुके थे कि वो मीन्स हर जगह उनको फेस करना पड़ता था। जब वो दरिया पर पानी लेने जाते थे, कई बार उनको ये कहते हैं लोग मीन्स ये टॉन्ट करते भी दिखते थे कि जी आपके भाई कहाँ हैं? तो आपके बहनें कहाँ हैं? मीन्स इस तरह के थ्रेट्स वग़ैरह जो भी उन्होंने वो जो इब्तिदाई उनका दौर था नानी का उन्होंने उनमें देखा। तो उसके बाद जो भी उनकी आस्ता जो भी उनका था उसके बाद जब लोग मीन्स जो भी लोग थे वो जो सर्वाइवर थे, वो एक जगह पर आकर रहने लगे, तो उसमें फिर उन्होंने ये था कि फिर उन्होंने जो ज़मीनें थी उस पे अपना दोबारा से कारोबार करना शुरू किया और वो जो माल था वो आस्ता उनको 20 से 30 साल लग गए मीन्स अपनी दोबारा वो हालात तो मीन्स जैसे वो पहले थे वो इफ़ेक्ट जो आज भी अगर कहें तो जम्मू मुस्लिम्स पर है कि जिस तरह से वो पहले थे आज भी उस तरह से नहीं आ सके क्योंकि वो ज़मीनें जो उनके पास थी, वो आज उनके पास नहीं। तो उस वक़्त तो जो नानी के ज़माने की हैं, जो नानी बताती हैं कि उस ज़माने पे तो बहुत कम ज़मीनें थीं। उसके बाद जो भी उन्होंने जो भी हमारे परनाना वग़ैरह थे, उन्होंने काम करना शुरू किया, उसके बाद दूध का कारोबार करना शुरू किया। तो उसके बाद आस्ता-आस्ता जो भी था वो उनकी मीन्स आप कह लें कि उस तरह से उनकी ज़िंदगी आगे चलने लगी।
और जो वो उनके दिमाग में जो वो खौफ था, जो डर था, वो कंटिन्यूअसली वो उनकी जो मेरे पनानी थी, जो मेरे पनाना थे, उनके आखिरी उम्र तक वो डर था। और वो आखिरी उम्र में भी ये बताते थे कि आप बच कर रहें, आप अपने साथ रहें, अपने लोगों के साथ रहें, कि कल को ये ना हो कि कल आप घर से बाहर हों और आप के जो हैं लोगों को कोई आकर ज़िंदा कत्ल कर दे या फिर ज़िंदा जला दे। तो उस तरह का जो ट्रॉमा था और जो भी खौफ था, वो तो उनके दिमाग में था ही, और उसका जो खौफ वो उनकी अगली जनरेशन पे भी बैठा। और उसके बाद जो नानी मुझे बताती थीं, तो मैं इमेजिन करता था कितना वो होगा। और उसके बाद तो कुछ कई सारे इंसिडेंट्स थे जिन पे हमने भी फेस किया, कि हमें तो इतना आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ कभी ऐसा हो जाता तो लोग यहाँ पे कहते थे कि ओ मुसलमानों, आप 47 भूल गए क्या? तो हमें इल्म नहीं था कि 47 कैसी थी, कि क्या थी, लेकिन फिर मैं जब अपनी नानी से पूछा करता था, तो फिर ये मुझे नानी बताती थीं कि ये 47 क्या थी और मुसलमानों के लिए ये क्या साबित हुई। Jammu Muslims lived in Dogra heartland. Compared to the Muslims of other areas of the erstwhile state of Jammu and Kashmir, they were economically well off and dominated businesses in Jammu. After the genocide, their businesses and lands were taken over, and they were never really able to recover from that financial loss. Even after all these years, the generation trauma of the victims of Jammu genocide continues. The scale is such that it can be seen in everyday instances. For example, a number of elderly survivors not being able to pronounce the number 19 and 47 because it brings back those horrific visions. खैर रखे अल्लाह, खैर तेरी होवे, खैर ते खैर गै नाल मिलिए। ओ जिंदा रेहा तां मिलां जे रब मेले, रोजी होवे नसीब गै नाल मिलिए। जानेन तरफैन जे खैर होवे, दुखिया दिलां वो कड ओ बाल मिलिए। आवे वक्त ओ हसन फिर जिंदगी मां, यारां नाल ने आल खुशहाल मिलिए।